फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, प्रमुख समाचार में भी अगर न्यूज़पेपर में या मीडिया में जाएंगे तो वही हमास, इज़राइल ने इतने बम दागे, इतना सब कुछ किया और वही सारी चीज़ें हैं। उसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दब जाते हैं, है ना, दब जाते हैं। लेकिन हम चूँकि उस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और जितना उस पर बताया जा चुका है, अगर अपने निहित स्वार्थ के लोगों को छोड़ दिया जाए और एक तार्किक व्यक्ति होकर नैतिक रूप से सोचेगा तो वो उसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। ठीक है, बाकी जो कभी स्पेशल डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी उस पर रोज़ वही चीज़ें बताना, रोज़ वही करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आज सिर्फ हमारे पास 2 समाचार हैं। दोनों समाचार वैसे तो देखा जाए तो मीडिया की नज़रों से छुप जाते हैं, लेकिन चूँकि जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी कुछ प्रमुख न्यूज़पेपर हैं जो यूपीएससी के लिए इसीलिए वो माने जाते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण समाचार चाहे छोटे ही रहें वो उसको ज़रूर जगह देते हैं। ऐसे ही 2 न्यूज़ आज चर्चा में थे। उसमें से एक है कि केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि उसमें क्या बातें कही गई है, क्या नई चीज़ें हैं, उसमें कैसे कैसे बच्चों के लिए किया जाएगा और इसका भारत के जो बच्चों के कुपोषण की स्थिति या आप कह सकते हैं जो बच्चों के कुपोषण के कारण जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब होती है उसको सुधारने में कहाँ तक मदद करेगी। उसी के दौरान हम कुपोषण को भी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा न्यूज़ है, ये भी एक समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए भी, उसमें भी जो समाज के कमज़ोर वर्गों में भी सबसे कमज़ोर वर्ग माना जाता है वो जनजाति समुदाय माना जाता है। और उन जनजाति समुदायों में भी जो सबसे निचले पायदान पे है, यानी सबसे जनजाति समुदाय हमारे समाज का देखा जाए जो वर्गीकरण है उसमें सबसे निचले पायदान पे है, उसमें भी जो सबसे निचले पायदान पे है उसे बोलते हैं PBGT। पहले इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था, लेकिन बाद में चूँकि आदिम जनजातियाँ कहना थोड़ा उचित नहीं लगता है, इसलिए उन्हें बाद में वो कहा जाने लगा कि विशेष सुभेद या विशेष रूप से वनरेबल जनजातीय समूह। ठीक है, तो ये बातें कही जाने लगी है। ठीक है, तो उसको हम जब आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे कि उनमें से एक जनजाति को, जो बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ की, उसे हैबिटेंट राइट या आवास का अधिकार या पर्यावास का अधिकार दिया गया है वन अधिकार अधिनियम FRA एक्ट के तहत। ठीक है, और यह भारत की तीसरी जो है प्रिमिटिव ट्राइब या जो से कहते हैं PBGT बन गई है। ठीक है, तो उसको हम समझने के लिए आइए पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र का ये मामला है और इसी में हम पहले भी कुछ न्यूज़ देखे थे कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण के लिए एक सरकार ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या मोबाइल आधारित जो ऐप आधारित पोषण ट्रैकर ऐप लाया है। और जो आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाएं, जो उनकी कार्यकर्तियां हैं, उन्हें दिया गया है, जिसमें विभिन्न जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों से रजिस्टर्ड, उनके स्वास्थ्य, उनके हेल्थ इंडिकेटर को उसमें पैरामीटर में डाला जाता है। उस पैरामीटर को डालने के बाद जो चीज़ें समझ में आती है उसमें ये देखा गया है कि भारत में उस आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में बता रहे हैं कि लगभग 6 से 7% बच्चे जो है वो 6-6.5 यानी लगभग 7% के आसपास बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, है ना, सीवर एक्यूट माल न्यूट्रिशंस हैं। और ऐसे ही यानी 6 से 7% गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी उनके न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो कुपोषित हैं। और कुपोषण की जो परिभाषा की जाती रही है जो UN द्वारा या WHO द्वारा, उसका एक रूप ये होता है जो ओबेसिटी या मोटापा होता है, उसको भी बच्चों में ख़ास तौर से उसको भी कुपोषण का ही एक रूप माना जाता है, जो न्यूट्रिएंट की कमी या
सूक्ष्म तत्वों की कमी जैसे विटामिन्स या अन्य मिनरल्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो वो देखा गया कि अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि लगभग 6% बच्चे, लगभग 6 या 6 से ज़्यादा, यानी अगर संख्या के दृष्टि से देखेंगे तो 43 लाख बच्चे, टोटल आंगनवाड़ी केंद्रों में 7 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 43 लाख बच्चे मोटापे के शिकार हैं। इन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्या था कि इसी तरह की समस्याएं चल रही थी और सरकार ने भारत में, जैसे अब सरकारें हैं वो भले, जैसे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो उसमें भारत की स्थिति आपको अफ़गानिस्तान के साथ दिखाई गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूख सूचकांक में, और उसकी सरकार ने बहुत आलोचना की, सब कुछ की। लेकिन देखिए सरकार को भी पता है कि जो वो इंडेक्स हैं उनमें से 3 चीज़ें हैं, उसमें से 2 बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हैं, बच्चों के पोषण को लेके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्थिति भारत की उतनी अच्छी नहीं है। और ऐसे में भारत सरकार उस पर विशेष बल देने के लिए कई सारे प्रयास कर रही थी। उसमें ही एक ज्वाइंट प्रयास के रूप में महिला और बाल विकास बाल और कुपोषण मंत्रालय, और जिसमें और फिर जो है उसमें महिला और बाल विकास दोनों मंत्रालय एक ही को है, और स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय तीनों ने मिलकर एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी केंद्रों में माल न्यूट्रिशन बच्चों को या कुपोषित बच्चों के लिए लॉन्च किया है। इसमें 10 तरह की चीज़ें, 10 प्रोसेस बताई गई हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चों की जो कुपोषण की स्थिति है, ख़ासतौर से जो SAM या सीरियस एक्यूट माल न्यूट्रिशन की स्थिति है, उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। और जब इस तरह की स्थिति में सुधार होगा तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भी भारत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। और सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, रियल टाइम में भी सुधार होगा। ठीक है, और जब बच्चों की स्थिति सुधरेगी तो आगे जो भी हमारे यही बच्चे जो बड़े होंगे तो उस तरह से हमारे जो लोग होंगे उनकी भी स्थिति सुधरेगी। जब वो वर्किंग एज आएंगे तो वो एक स्वस्थ कार्यशील जनसंख्या के रूप में हेल्थ उनका बेहतर रहेगा, जिससे हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है वो और मजबूत होगी। यानी इसके काफ़ी दीर्घकालीन, इसके नैतिक, इसके सामाजिक, इसके आर्थिक सारे पहलू हैं। ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इसको लाया गया है और इसको हम अब चलते हैं धीरे धीरे समझने। इसमें कई सारे फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, तो फैक्ट के साथ ही धीरे धीरे इसको हम समझेंगे। जैसे अभी इसे महिला बाल विकास मंत्री ने लाया है, नाम है बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल। और पहला ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के सहयोग से लागू किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तथ्य वाला है। अगला है कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये कहता क्या है। इसमें कहा गया है कि जो गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे हैं, हम उनकी पहचान करेंगे। ठीक है, उनकी पहचान करने की बात की गई है कि जो गंभीर रूप से आंगनवाड़ी स्तर पे गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान किया जाएगा, और उनकी पहचान तो कर ली, फिर उनके मैनेजमेंट के लिए विस्तृत 10 चरणीय दिशा निर्देश प्रदान करता है। जिसमें जब अगर उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में ये पता चल गया, पहले तो पहचान के लिए गाइडलाइंस है कि ये चीज़ें पता करोगे, और जब पता चल गया तो उन्हें फिर रेफ़र किया जाएगा। जैसे इसी में अब देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय भी। आयुष मंत्रालय क्या है, प्राकृतिक और होम्योपैथ आदि, यानी जो अन्य नॉन ट्रेडिशनल जो है चिकित्सा पद्धति है, यानी कहीं हेल्थ वाले पहलू को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि जो सीरियस रूप से एक्यूट, मतलब जो SAM बच्चे होते हैं, गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे होते हैं या गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे होते हैं, उनकी स्थिति जब ये आ जाएगा तो यानी उनको फिर विशेष रूप से एडिशनल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन्हें ऐसे सुधार केंद्रों में भेजा जाएगा जहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट के उससे सिर्फ आंगनवाड़ी से नहीं होगा, हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी, उनके पोषण पर वो किया जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात की गई है, वह यह है कि देखिए, जैसे इसमें जो मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें विकास निगरानी डेटा के माध्यम से
बच्चों की पहचान के बाद चिकित्सा जटिलताओं के लिए गंभीर तीव्र कुपोषण बच्चों पर भूख परीक्षण किया जाएगा। अब भूख परीक्षण भी करने के बाद अगर पता चला कि नहीं इनको है, भूख परीक्षण में ये पॉजिटिव है, यानी गंभीर रूप से भूखे है, यानी इनकी खाद्य ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है या पोषण ज़रूरतें, तब उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजा जाएगा और ये चिकित्सा केंद्रों से भी ये जुड़े होंगे। ठीक है, यानी ये तक तो ठीक है। एक और अच्छी बात इसमें जोड़ी जाएगी जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में आम लोगों को जोड़ना, और उसमें भी इसमें देखिए जब सोशल नज थ्योरी या सोशल इन्फ्लुएंसन या सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी जो आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं, जैसे उसमें जो बेमतारा वाला जो केस स्टडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें ये देखा गया है कि जो स्वास्थ्य की या जो पोषण अभियान है, इसमें भी ये माना जाता है कि पोषण में कहीं ना कहीं सामाजिक जो अपने रीति रिवाज हैं या स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता का होना या ज्ञान का ना होना या गंभीरता का ना होना, ये सारे कारण स्वास्थ्य की जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। सिर्फ खाद्यान्नों की उपस्थिति या सिर्फ जो है न्यूट्रिएंट की उपस्थिति से ही पोषण नहीं सुधर सकता है, उसके लिए उनके बिहेवियरल चेंज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें आसाम में एक व्यवस्था, आसाम सरकार ने एक व्यवस्था बड़ी एक्चुअल में हम लोग तो जान ही रहे हैं, बड़ी मतलब पुरुष का पुरुष मित्र जो होता है अपना, यानी एक साथी जो ना बहुत क्लोज वाले होते हैं, उस तरह की बात की जाती है। आर्मी में होता है, उनमें जो उनके हेल्पर्स होते हैं उनको वो बड़ी कहते हैं, या जो साथी लड़ाई कर पे जाते हैं, यानी उनके काफ़ी क्लोज। उसी तरह की बड़ी मदर की अवधारणा या आप कह सकते हैं मित्र माँ की अवधारणा, इसमें बच्चे के लिए माँ की बात नहीं हो रही। यहाँ पे है कि जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है जो पुनर्वास केंद्र में है, तो और जो बच्चे पोषित हैं उनकी माँ हर सप्ताह ऐसे किसी कुपोषित बच्चे की माँ को सलाह देगी कि कैसे बच्चे के पोषण को सुधारा जाए। ये क्या है, एक तरह से सामाजिक प्रभाव के द्वारा जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर करने की बात है। बाकी चीज़ें तो सरकार खाद्यान्न और वो सारी चीज़ें कर ही रहा है। एक पहला इस प्रोटोकॉल के जरिए बच्चों की जो इंडिकेटर है उस पर और गंभीर रूप से ध्यान देना है, और उनको लगता है कि इनमें गंभीर रूप से ये कुपोषित हैं तो उनकी भूख परीक्षण किया जाएगा, और भूख परीक्षण यानी उनकी देखा जाएगा कि इनकी खाद्यान्न की ज़रूरतें पूरी नहीं हो तो उन्हें एक पुनर्वास केंद्र, जो आंगनवाड़ी केंद्र ही है एक तरह से, बस इसमें क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो अभी तक स्वास्थ्य नहीं था, अब स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों के हेल्थ को सुधारा जा सके, है ना। जब एक बार क्या होता है, जैसे कोई समस्या है, कुपोषित समस्या है, वो कुछ दिन की है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गई है, तो कहीं स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां पेश कर रही है, तो उसके लिए हेल्थ की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और साथ में ऐसे माँओं को, जो देखिए माँ को कहा जाता है कि वो इस दुनिया में बच्चे की, छोटे बच्चों की तो सब कुछ होती है और वो पहली टीचर होती है। तो ऐसे में एक जो स्वस्थ बच्चा है उसकी माँ जब एक माँ को बताएगी कि कैसे उसने अपने बच्चे को ट्रीट किया, कैसे उसने अपने बच्चे के पोषण पर क्या ध्यान दिया, तो बहुत कुछ आपस में सीखने के लिए होता है, जिससे कहीं ना कहीं समाज का एक ज्ञान दूसरे को ट्रांसफ़र होगा और उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोटोकॉल में बड़ी मदर अवधारणा जैसी अनूठी पहल भी है। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का महत्व क्या है? पहली बात, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के जरिए गाइडलाइंस, जो इसमें गाइडलाइंस हैं या जो प्रोटोकॉल हैं, वह बच्चों में कुपोषण पर रोक लगाएगी। पहली बात इसीलिए लाया गया है क्योंकि सरकार पोषण अभियान 2.0 चलाकर इसे निपट रही है, और इसमें अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो जाएगा तो गंभीर तीव्र कुपोषण बच्चों के लिए उपचार पहले सुविधा आधारित दृष्टिकोण से अब उसको सीमित नहीं रह जाएगा, अब उसको व्यापक आधार पर ले जाया जाएगा। ठीक है, इस मुद्दे को आंगनवाड़ी स्तर पर संबोधित किया जाएगा, यानी कि अभी तक जो है
जो ऊपर यानी हेल्थ के स्तर पे जो होता था, अब उसको हेल्थ को ही नीचे के स्तर पे ले जाया जा रहा है। देखिए इसमें ये है कि इस प्रोटोकॉल में जो हेल्थ केयर सुविधाएं जो मिल रही थी गंभीर रूप से बीमार यानी जो उस तरह से है, उनको नीचे आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने की बात है। और जो समाज के अच्छे उदाहरण हैं उनको भी साथ में प्रेरक के रूप में जो कंसल्टेटिव भूमिका अदा करते हैं। अगर आप लोग जो है सोशल वर्क पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर पढ़ते तो जिसमें कंसल्टेशन की जो भूमिका है उसमें कोई बाहरी या आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी दीदी ये सब तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो माँ है एक बच्चे की, उसके जरिए दिया जाता है जो क्या है, जिसको उस अपने एरिया अगल बगल के खाद्यान्न, उसके लिए ज़रूरी चीज़ों की उसके पास विशेष जानकारी रहती है। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर को अपने एरिया के बारे में, जैसे ये जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर जो पिछड़े या रिमोट एरिया में हैं वहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसी माएँ जो खुद अपने बच्चे को पोषण रखी हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी काम आ सकता है। भाई ज़्यादातर हो सकता है कि वो परिवार बहुत गरीब हो, दोनों को काम पे जाना हो, जो बच्चा कुपोषित है ध्यान न दे पा रही हो, और अगर कोई एक माँ उसी एरिया की काम करके सारी समस्याओं के साथ अपने बच्चे को पोषित रखी है तो उसके पास तरीका होगा ना। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या डॉक्टर तो ये बताएंगे ना कि बच्चों को ये खिलाओ, लेकिन बच्चों को क्यों नहीं खिला पा रही है, क्यों नहीं समय दे पा रही है माँ, ये कौन बताएगा? ये तो वो बताएगा ना जो माँ उस तरह की चीज़ों को झेली हुई है, उसी समाज में रहती है, उसी तरह की समस्याओं से गुजरती है, लेकिन उन तरह की समस्याओं के बावजूद भी उसने जो सीखा है वो अपने सहयोगी जो है बच्चे की माँ, जो कुपोषित बच्चा है, उसको दे देगी। तो ये ज़्यादा कारगर होने की संभावना, साथ साथ में टेक्निकल असिस्टेंट और उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर पर ही हेल्थ की सुविधाएं या हेल्थ जो है ऑब्जर्वेशन की बातें की जा रही हैं। ठीक है, अब ज़रा समझें कि कुपोषण क्या है। तो जो WHO मानता है वो कुपोषण को मानता है कि किसी व्यक्ति में ऊर्जा यानी एनर्जी या अन्य पोषक तत्वों की कमी से जो आती है तो वो या अधिकता या असंतुलन जो भी हो जाए वो कुपोषण है। ठीक है, ऐसे में यानी कमी, अधिकता या असंतुलन, इनके कारण जो कुछ भी यानी किसी व्यक्ति में ऊर्जा या माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं कुपोषण। ठीक है, इसमें दो उपरूप या व्यापक समूह शामिल होते हैं। पहला होता है अल्प पोषण, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, या उसको जो कह सकते हैं माल नरिशमेंट। इसमें स्टंटिंग आती है। स्टंटिंग से अर्थ होता है कि उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, यानी जिस उम्र में जिस बच्चे की एक सामान्य औसत ऊंचाई, देखिए ये भी अवधारणा हर समुदाय का अलग अलग होता है। इस आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने आलोचना की, वो ठीक है कि भारत के लिए जो आधार है वो आप किसी और देश के आधार के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय औसत ऊंचाई के होते हैं। फिर भी भारत के लिए जो औसत ऊंचाई तय है उसमें उस उम्र के से कम ऊंचाई है तो उससे बताया जाता है स्टंटिंग। ये कहीं ना कहीं कुपोषण जनित समस्या है। दूसरा है वेस्टिंग, जितनी ऊंचाई है उसके अनुसार जो बच्चों का वजन होना चाहिए उतना नहीं है तो उसको बोला जाता है वेस्टिंग। और कम वजन ये है कि जो उम्र है उसके अनुसार जितना वजन होना चाहिए अगर उतना वजन नहीं है तो उसको बोला जाता है कम वजन। और इसी में फिर है सूक्ष्म और पोषक तत्वों की कमी, जैसे विटामिन या मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिजों की कमी होती है, वो शामिल होता है। और अधिक वजन में अधिक वजन, मोटापा, आहार संबंधी गैर संचारी बीमारियां जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज या ओबेसिटी से जो समस्याएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ये सारी चीज़ मिलके कुपोषण। तो इसमें जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, अल्प पोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग, और जब ये स्टंटिंग वेस्टिंग ज़्यादा एक्यूट हो जाती है, ज़्यादा गंभीर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गंभीर रूप से कुपोषण। गंभीर रूप से या तीव्र कुपोषण को ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम वजन, दृश्यमान गंभीर बर्बादी और पोषण संबंधी शोफ, यानी हाथ पैर में जो है वो पानी भरने लगता है, इस तरह की चीज़ें जो आने लगती हैं, ये के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसकी नाप 60 से 59 महीने, 6 से 59 महीने यानी 6 माह से लेके 59 माह यानी 5 वर्ष से कम एक साल की आयु के बच्चों में
110 मिलीमीटर ये नापा जाता है, इनकी बाह की परिधि नापी जाती है। अगर उससे कम है तो ये माना जाता है कि बच्चा गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित है, और फिर उसे ऐसे बच्चों को फिर क्या किया जाएगा, भूख में लिया जाएगा, भूख परीक्षण किया जाएगा, और फिर अगर उनको निगेटिव पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है कि ये भूखे हैं ज़्यादा, यानी उनका वो है, तो फिर उनको सीधे उनको जो पुनर्वास केंद्र हैं उसी आंगनवाड़ी केंद्रों में ही बने रहेंगे, उसमें फिर ये सारी प्रोटोकॉल लागू होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भारत में लगभग 7.7% गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चे हैं, यानी 7% से ज़्यादा गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो रजिस्टर्ड हैं उनमें भी 7% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। ठीक है, ओबेसिटी वाले तो 7% हैं, वो तो ही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो आप सोचिए कि हमारे जो समाज में बच्चा सबसे कमज़ोर माना जाता है, अगर ऐसे माना जाए आबादी के अनुसार, उसको, और उसमें भी जो उसका क्या है कि उसका जीवन अभी शुरू हो रहा है, और ऐसे में अगर वो कुपोषण के कारण अपनी ऊंचाई, अपनी जितनी ऊंचाई मिलनी चाहिए उतनी ऊंचाई नहीं पा रहा है, जितनी उसको ऊंचाई के साथ जितनी उसकी वज़न होना चाहिए उतना वज़न नहीं होना चाहिए, जितना उसका उम्र के साथ वज़न होना चाहिए नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर उसको कुपोषण के कारण अगर उसका जीवन खतरे में पड़ता है, उसका जीवन यहाँ नहीं आगे भी, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए गंभीर चुनौती है, और भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि एक कह सकते हैं जो भी परंपरागत बड़ी आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना नहीं होना, इन सारी चीज़ों के लिए मतलब आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन जब आप अपने को लक्ष्य रख रहे हैं कि हम 25 साल बाद दुनिया के सबसे, मतलब हम सबसे नहीं लेकिन दुनिया के विकसित देश होंगे, ऐसे में आपको इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो यह आपके नैतिक दृष्टि पे प्रश्न उठाएगा, आपके पॉलिसी के प्रति प्रश्न रहेगा, और बाकी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आदि की जो आलोचनाएं हैं या जो उस तरह की चीज़ें हैं जो आपके एडवर्सरी आपके पर प्रचार करेंगे, वो तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके व्यक्तिगत नैतिक, आप मतलब एज ए देश के रूप में, एज ए समाज के रूप में, अगर हमारे बच्चे पोषण के लिए यानी ऊर्जा की ज़रूरतें, न्यूट्रिएंट की ज़रूरतों के कारण अगर समस्याग्रस्त हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक देश के रूप में हमें चिंतित होने की ज़रूरत है, और इसी के लिए ये प्रयास किया गया है। ठीक है, इसलिए इसकी सराहना की जानी चाहिए। बस अब ये देखना है कि इसके प्रयास कितने बेहतर होते हैं। अगला है, ये भी एक समाज से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और उसमें भी वही कहा कि जैसे जब मैं पहले अभी चर्चा ही कर रहा था कि ये समाज के जो आदिवासी समूह है, वह समाज का, भारतीय समाज का सबसे निचला पायदान पे रहने वाला समूह है। और ये जो आदिवासी या जो जनजाति, इनको सही माने में जनजाति जो टेक्निकल शब्द है, जो जनजाति समूह है, वह देश के बहुत ही रिमोट एरिया में रहता है, किसी क्षेत्र विशेष से ये जुड़ाव रखते हैं। जैसे जब मैंने इन्हीं से जुड़ा एक जो आवास वाला चीज़ समझाया था, उसी का यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे इनको वो फ़ायदे मिलेंगे जब वो इनको दिया जाएगा तो। ठीक है, तो ये अपने जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के साथ ही इनकी सामाजिक मान्यताएं, प्रथाएं, आर्थिक जीवन, सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जनजातियों की, और उन जनजातियों में भी कुछ गंभीर, मतलब और ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि और ज़्यादा जो निचले पायदान पे जनजातियाँ होती हैं, उन्हें विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति समूह या विशेष रूप से उसको चिंताजनक जनजाति समूह या PBGTG बोला जाता है, वो होती हैं। भारत में इस तरह की लगभग 75 PBGT हैं, जिनमें से 3 को उनको हैबिटेंट राइट दिया गया है। ठीक है, हैबिटेंट राइट क्या होता है? हैबिटेंट राइट में उनको एक पहचान दी जाती है कि ये ख़ास तौर से वन अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया है 2006 के, जिसमें जो परंपरागत रूप से ऐसी जनजातियां जो वन आदि क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें उस वन आदि क्षेत्रों में रहने का विशेष अधिकार मिल जाता है, और वहाँ पे वो उनको कुछ जब वो अधिकार दे दिया जाता है तो अपने आप उन्हें जो अनुसूचित क्षेत्र वाला जो सारी व्यवस्था मिल जाती है, या जो पेशा एक्ट के तहत उन्हें जो प्रावधान मिल जाते हैं जनजाति ग्राम समाज का, वो सारे लाभ उनको मिलने लगते हैं।
पहले उनको नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे ही उनको हैबिटेट स्टेटस मिल जाता है उस क्षेत्र में, वैसे ही पेशा एक्ट का प्रावधान और इस तरह की चीज़ों से जो उनको लाभ मिलना होता है वो सारी चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि जो हम आप सोच रहे हैं, डेवलपमेंट ऐसा जो उनकी अपनी प्रथाओं परंपराओं को सजोते हुए आगे बढ़ने की बात करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, मामला क्या है। मामला यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, वो हमारे लिए मामला नहीं है। मामला ये है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने कमार पीबीटीसी के बाद बैगा जनजाति समूह है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है ना, राज्य में निवास अधिकार या आवास अधिकार या हैबिटेट राइट देने वाला दूसरा समूह बन गया है। इसके पहले कमार पीबीटीसी है। ठीक है, और इसके 6483 लोग हैं, जो कुल 9 बैगा गांव में आवास अधिकार इनको दिया गया है। 19 बैगा गांव में इनको जो 6443 या 2085 परिवार हैं, वो 19 जनजाति विलेज होंगे, वहाँ पे इनको अधिकार मिलेंगे। अब जैसे इनको हैबिटेट पावर मिल गया, जनजाति विलेज हो गए, वैसे ही पेशा एक्ट चूँकि अभी वह प्रभावी हो जाएगा, फिर पेशा एक्ट के साथ ग्राम सभा को पावर हो जाएगी, और इनमें से जितने भी जो मत देने वाले लोग होंगे उन सब ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे, और वो अपने मामलों में उनको कई सारी विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये है। जहाँ तक ये बैगा समुदाय है, ये राज्य के राजनांदगांव, कवर्धा, छत्तीसगढ़ के मंगोली, गरैला, पोंड्रा, मारवाही और इन सारी बिलासपुर आदि जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का जो निकटवर्ती, चूँकि पहले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, तो जो उनके बॉर्डर एरिया है उसी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आवास अधिकार क्या है, हैबिटेट राइट क्या है। देखिए, हैबिटेट राइट जो है, जो हैबिटेट यानी आपका आवास या आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं, वैसे तो हम आपके लिए नहीं है, लेकिन इसको समझिए कि कोई समुदाय किसी क्षेत्र विशेष में बहुत परंपरागत समझ से रह रही है, और उस क्षेत्र विशेष से उस जुड़ी हुई उसकी कुछ सामाजिक प्रथागत कई सारी जो है सांस्कृतिक उसकी जो है जुड़ाव है। ऐसे में और ये भी देखा गया है कि अगर उस क्षेत्र से अलग ले जाएंगे तो वो समुदाय सरवाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक अवधारणा आई कि उस समुदाय को हैबिटेट राइट दे दिया जाए वहाँ पे, यानी वही जैसे अभी बताया ना कि 19 गाँव में हैबिटेट राइट मान लिया गया कि ये वहाँ के जो है इनको वो उनका आवास है, उनका निवास क्षेत्र है, उनका आवास अधिकार है वहाँ पे। और ये प्रावधान जो किया जाता है कानूनन रूप से, जैसे देखिए इसमें आवास अधिकार मान्यता प्राप्त समुदाय हो जाएंगे जिनको निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, इन सब के साथ जो है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ उनके सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक और संरक्षण के अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति आदि के अधिकार के संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है। यानी जो परंपरागत रूप से जनजातीय समूह हैं, उनको उनके जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के साथ जो उनका जुड़ाव है उसके अधिकार को मान्यता देता है कि इन क्षेत्र के साथ इनके कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे सांस्कृतिक है, परंपरागत है, सामाजिक है, जैव विविधता का है, लाइवलीहुड है। ये सारे अधिकार इनको इस क्षेत्र के साथ ही ऐसे इनको वो पूरा अधिकार मिल जाता है, उस पूरे समुदाय को, उस पूरे गांव को मिलता है। ठीक है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, लेकिन हाँ उस पूरे समुदाय को वो चीज़ें मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये आवास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिकी ज्ञान की रक्षा और प्रचार करते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र है, वो जो लोग रहते हैं वो जंगलों में परंपरागत अर्थों में रहते रहे हैं। ऐसे में क्या है, जब इनको हैबिटेट राइट मिल जाएगा तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा किसी भी डेवलपमेंट वर्क के लिए, किसी भी, चाहे उनको आप नेशनल फॉरेस्ट बना दीजिए, चाहे टाइगर रिजर्व अगर बनाया भी जाता है तो उनके इन सारे अधिकारों को, जो विशेष प्रावधान है फॉरेस्ट राइट एक्ट में या जो
रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का है, उन सारे प्रावधानों के साथ इनके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें इनके ग्राम सभाओं से परामर्श लिया जाता है। कुल मिला के वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही उनको वहाँ से हटाने की बात की जाती है, असाधारण, ठीक है। और उसमें भी इनके हितों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पीबीजीटी समुदायों को उनके आवास विकसित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की पहलों को भी एकजुट करने में मदद मिलती है। अब जैसे 19 आवासीय क्षेत्र हैं, तो उन जो ट्राइब्स, जैसे अभी बैगा के लिए बना है, तो बैगा के लिए और जो पीबीजीटी के लिए जो व्यवस्था है उन क्षेत्र विशेष पहचान में आ गई, तो उन क्षेत्र विशेष में स्पेशलाइज्ड प्लानिंग बनाने में मदद मिल सकती है। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं आवास अधिकार लेने से। किस कानून के तहत दिया गया है, जैसे बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं, स्मॉल में पूरा नाम है उसका अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी निवास वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इसके जो कहते हैं, इसमें जो धारा 2H है वो बताता है कि आवास में वह क्षेत्र शामिल है जिसमें आरक्षित वनों, संरक्षित वनों में आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों, वन्य निवास, अनुसूचित जनजातियों के प्रथागत आवास और ऐसे अन्य आवास शामिल है। यानी उसमें प्रिमिटिव ट्राइब या जो कृषि के पहले, यानी कृषि के पहले लोग क्या करते थे, जंगलों से अपना लेते थे, वहाँ से जो मिलता था वनोत्पाद उसको करते थे। इस तरह की जो प्रथाओं को पालन करने वाले आदिम जनजाति हैं, जिसे विशेष रूप से संरक्षित आप कह सकते हो, उनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। कितने राज्यों में आवास अधिकारों को मान्यता दी गई है, तो भारत में टोटल 75 पीबीटीजी हैं, लेकिन इसमें से 3 के पास है। एक है भारिया, वो मध्य प्रदेश की जनजाति है, आदिम जनजाति, और 2 जो है जैसे कर्मा, कमार और अभी बैगा, ये दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही अभी 3 जनजातियों को मिला हुआ है। किन जनजातियों को पीबीटीजी कहा जाता है, तो जनजाति मंत्रालय के अनुसार जनजाति समुदायों को, मतलब उन जनजाति समुदाय जो टेक्निकल रूप से पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है या गिर रही है, यानी जिनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है या कमी हो रही है, जिनकी साक्षरता बेहद कम है, या जिनकी अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तर पे हो, यानी वो उतना ही कमाते हों कि किसी तरह से अपना उनका जीवन जी ले, ऐसे को पीबीटीजी घोषित किया जाता है, ठीक है। पीबीटीजी का स्वास्थ्य सूचकांक अत्यंत निम्न होता है। वे बड़े पैमाने पर छोटे और बिखरे हुए गांवों या आवासों में अलग थलग, दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। जनजाति मंत्रालय ने 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 75 पीबीटीजी की पहचान की है, ठीक है। तो पीबीटीजी की पहचान कैसे की जाती है, तो उसमें देखना है, उसमें यह है बताया गया कि जो ऐसे जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर हो गई है, जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, साक्षरता का स्तर बहुत कम है, जो वनों में या इस तरह के बिखरे हुए आवासीय समूह हैबिटेंट में रहते हैं और जो केवल इतना ही कमाते हैं जो किसी तरह से निर्वाह कर सके, इस तरह के जो जनजाति समूह हैं, जिन्हें पहले ढेबर आयोग ने 1973 के ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को कहा था। बाद में 2006 में भारत सरकार ने पीडीजी का नाम बदलकर प्रिमिटिव विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप नाम दे दिया गया था 2006 में, जब एफआरए बना ही था उसी समय। तो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव कहना या आदिम जनजाति या अंग्रेज़ों के समझ से है, लेकिन देखिए आज भी हम चर्चा में वही करते हैं कि जो बातें हैं वो सारी चीज़ें वही बताती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये जो लाई गई हैं, अब जैसे इनको मिलेगा तो इनसे क्या होगा, इनको वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको जो अधिकार मिल जाएगा। अब ये जो जैसे बैगा है, उनके 19 जो हैबिटेंट राइट मिले हैं गाँव में, उनको फिर वो फॉरेस्ट जो पेशा एक्ट के तहत वहाँ पे पेशा एक्ट की प्रावधान लागू हो जाएंगे, क्योंकि वो जनजाति विलेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके विकास में मदद करेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।